अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूँ आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, कल होने वाला मुआहदा जिसकी गूंज जो है वो इस वक्त बिलखुसूस आलम इस्लाम में जो है वो बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यकीनन ये सिलसिला जो है वो 73 साल से जारी वो जद्दोजहद थी कि जिसके बाद जिसमें 3 जंगें जो है वो लड़ी गई। अरब ममालिक ने इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ी, तीनों में शिकस्त हुई, लेकिन वो जद्दोजहद जो है वो इस मुआहदे के बाद दम तोड़ गई है। और उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि दीगर जो अरब ममालिक हैं उनका झुकाव भी तेज़ी से इसी रुझान के साथ जो है वो इसराइल की तरफ होता जा रहा है। यही मौजूद आज का बहस होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खालिद खदूमी साहब, तर्जुमान हैं हमास के। हमास वो तंजीम के जिसकी बुनियादी असास जो है वो फ़लस्तीन की आज़ादी है। इस पे हम उनसे बात करेंगे। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल जानने के लिए कि पाकिस्तान का इस तमाम तर सूरत हाल में जिस किस्म के प्रेशर डेवलप हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। यकीनन मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि 2 हिस्सों में तकसीम होता जा रहा है। ज़ैद हामिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर खालिद खदूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खदूमी साहब, कैसे देखते हैं ये पेशरफ्त? यकीनन नई नहीं है, गुज़िश्ता चंद सालों से इसका अंदिया जो है बड़ा वाज़े तौर पे मिल रहा था कि अरब ममालिक का रुझान इसराइल की तरफ, अमरीका की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये होना था। आपकी जद्दोजहद अब कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये अर्ज करता हूँ कि फ़लस्तीन की तरफ से पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी लीडरशिप को जश्न आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसके बाद के देखिए, ये जो सारी मंसूबा है, ये सारी जंग हक और बातिल के दरमियान में, उसमें यही नहीं देखा जा सकता है कि जी आप आज कहाँ पहुँच गए या कल कहाँ थे। एक हक है, एक आपका घर है, किसी गासिब ने इसको लेना चाहता है, या आप नहीं पूछते कि जी आज मैंने लिया या नहीं लिया। आपने ये सवाल पूछना, आपने लेना कि नहीं लेना, या आपने सरेंडर करना है। हमारा फ़लस्तीनी अवाम, ख्वाह हमास हो, फतह हो, PLO वाले हो या रेजिस्टेंस वाले हो, आज इन्होंने इस मुआहदे को, इस डील को रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं, और इन्होंने तारीखी मरहले पे आज हम यूनाइटेड होकर एक ही महाज पे इसराइलियों को सामना करते हैं। और हम ये कंसिडर करते हैं जो भी इस मुआहदा में शरीक होता है वो इसराइली का साथ देता है, वो हमारा बच्चों के शहीद करने में शरीक होता है, वो हमारा घर को मिसमार करने में शरीक होता है। अब देखिए 2-3 बातें हैं इसमें के, ताकि हम डिटेल में चले जाए और ये ना कहा जाए कि जी भाई आप जज्बाती होकर बातें करते हैं। एक होता है कि रोल मॉडल्स हैं। हमने दो रोल मॉडल्स को देख लिया था। एक रेजिस्टेंस का रोल मॉडल है, और एक मुआहदे और पीस प्रोसेस जिसको कहलाते हैं इसराइलियों के साथ। मैं पीस प्रोसेस से शुरू करता हूँ। पीस प्रोसेस से आपने जो आपके रिपोर्ट में कहा कि सबसे पुराना लोग जो इन्होंने ताल्लुकात कायम किया है कि इसराइल के साथ है, वो मिस्र है, यानी 1978 में, जिसको कहलाते हैं कैंप डेविड 1। सवाल ये होता है मिस्री अवाम से कि जी मैं नहीं कहूँगा कि जी भाई रिलीजियस लोगों से है या अजहर शरीफ से है, मैं जाऊँगा फन और म्यूजिक और सिनेमा के बारे में, और उनसे पूछना है कि आज 1978 से लेकर आज तक आपके नज़दीक मिस्री अवाम इजरायली करैक्टर इस फिल्मों में या इस गानों में है कि क्या, किस किस्म का करैक्टर है। और आप देखते हैं कि ये नेगेटिव रोल हो, या जासूस हो, या ड्रग स्मगलर हो, या बैड बिजनेस में काम करते हैं। तो लिहाजा के अवाम जो है ना, कभी नहीं चाहेंगे इस इसराइली को कोई हिस्सा हो, या कोई शेर है हमारे फ़लस्तीन के अंदर है, या हमारा उम्मत मुसलमान के अंदर है। अब दूसरे तरफ से आप देखें मुआशी लिहाज से, कि मुझे बता दें जिन 2 मुल्कों ने सफारती ताल्लुकात को कायम किया है अरब दुनिया में इसराइल के साथ है, उनकी सिक्योरिटी और इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है। इजिप्ट और जॉर्डन की तरह है। आज 50% से जायद
जॉर्डेनियन में से कि अपने खाने को और अपनी रोजी को माफी चाहता हूं कि कूड़े से लेके जाते हैं। और आज मिस्र के हालात क्या आप लोग सब देख रहे हैं कि इसका डिस्टेबिलिटी और इसका इकोनॉमी कहां तक होता है। और ये कहां वादा किया गया है कि जी इजराइलियों को कुछ इजराइलियों के साथ ताल्लुकात कायम करने से कि जी भाई आप लोग जो है ना ये माशी लिहाज से इतनी तरक्की याफ्ता होंगे और इतने वादा कर लिया है। ये मैं अभी तक फिलिस्तीन को टच नहीं किया, मैं गैरों की बात कर रहा हूँ जो दावा करते हैं कि भाई कि हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना, मिसाली तौर पे कि अमेरिका को खुश करना कि जी डॉक्टर साहब आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये क्या वजूहात हैं कि जिसके बायस ये अरब हुक्मरान जो है वो आज भी उसी झुकाव का शिकार हैं? नहीं जी ये आप माफी चाहता कि इसमें कोई प्रिसाइज होना चाहिए। ये सिर्फ चंद लोगों का है जिनके पर्सनल मुफाद होता है कि और इन्होंने पर्सनल मैं कहूंगा। आज बहरीन ने भी जो है वो उसको मुबारकबाद दी है, कल सऊदीया के बारे में भी उम्मीद की जाती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये देखिए ये जो इसको डील ऑफ सेंचुरी कहा गया है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च कर दिया है कुछ महीने पहले वाशिंगटन में। और नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजरायली एनिमी वहां भी थे, वहां भी हाजिर हुए थे कि 3 अरब ममालिक थे, एक मुत्तहिदा अरब इमारात, एक बहरीन और एक ओमान थे। आज ये लम्हा आया हुआ है कि ये रियलिटी आई हुई है कि जी इन्होंने जो वादा किया खिताबी तौर पे उधर है कि आज अमली तौर पे है उस जुर्म को अंजाम करना। और ये कहा गया है कि फलस्तीनियों के मसलाहत के लिए, भले फलस्तीन को बेचने से फलस्तीनियों को क्या मुफाद है। अगर आप इजाजत दीजिए कि मुझे ह्यूमन राइट्स की बातें करना चाहता हूं। आप उस डील का आपने जो रिपोर्ट्स में बहुत खूबसूरत से इसका तफसीलात बताया है, मुझे ये बताएं कि जी इस डील में इन्होंने के सेटलमेंट के बारे में जिक्र ही नहीं किया। जो असल मसला है कि फलस्तीन और इजराइलियों के दरमियान में अभी वेस्ट बैंक में इन्होंने कहा कि जी अनेक्सेशन करना है, कुछ परसेंटेज है कि वेस्ट बैंक के तरफ से इजराइल को बनाना है बजाय ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन को बनाना है। वहां के सेटलमेंट्स जो बने हुआ तो इस मुआहदे में कोई बातचीत नहीं हुई। इस मुआहदे में आपने जिक्र किया कि दे विल फ्रीज, इन्होंने कि पोस्टपोन करना है कि अनेक्सेशन करना, यानी ज़िमनी तौर पे यानी बदी तौर पे कि ये इल्हाक करना है या अनेक्सेशन करना का वो लगू नहीं कर रहे, कैंसिल नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी जुर्म को और मजीद को लंबा करना है। नेचुरल रिसोर्सेज को फलस्तीन में बिलखुसूस वाटर रिसोर्सेज को इसराइलियों को सुप्रीमेसी दे रहे हैं। आप इमाराती लोगों ने इसराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल के करोड़ों और अरबों डॉलर का जो इजरायली इकोनॉमी को मजबूत करना है और फलस्तीनी इकोनॉमी को कमजोर और ज़ईफ करना है। भले ये इन शराइत का और बहुत कुछ ऐसी शराइत है कि शायद आपके प्रोग्राम के लिए वक्त काफी नहीं होता, तो ये इन शराइत को देख के कि उसमें कौन सा मसलहत है फलस्तीनियों के लिए, मैं कहता हूं अभी आपका सवाल के जवाब ये है कि कैंप डेविड 1 जो है ना 1978 में था, प्रेसिडेंट सादात ने ऐलान कर दिया द स्टेज ऑफ एंड ऑफ वॉर बिटवीन अरब एंड इजराइल। इन्होंने कहा कि भाई आज के बाद हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अरब आपको कोई मसला नहीं डालेंगे, और बल्कि जुमे वाले दिन बड़ी ईद के दिन किनेसेत में यानी इसराइली पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट सादात ने खिताब किया है कि इट इज the end of the war between us and you। और उस जमाने में सारी अरब ममालिक ने मिस्र को अरब लीग से खारिज किया, मिस्र को पनिशमेंट दे दिया, मिस्र को गद्दार का नाम दे दिया था। और फिर क्या बात हो, इसके बाद क्या हुआ, बजाय फिलिस्तीनियों को इंसाफी और अदल और इनके राइट्स को वापस लाना है, जाकर उस जुर्म को और उस गद्दारी को और उस खियानत को इसका परसू करके और ममालिक को डाल दिया है, जिसमें मिस्र भी आया हुआ, फिर बाद में उर्दन आया हुआ, फिर बाद में के मराकश भी आए हुए हैं कि जो वहां के आज दुबई वालों ने इस कोरोना की शराइत में, इस कोरोना के एनवायरनमेंट में जाकर यहूदियों को मराकश से लेके मकबूजा फिलिस्तीन में ट्रांसफर करके वो प्राइवेट जेट्स
ان کے دلوں میں ان یہودیوں کے لیے جگہ ہے، ان معصوم بچے جو فلسطینی. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی سوال ہے. میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زید حامد صاحب تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا، یہ کیا رجحان ہے، اس کی بنیادی فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ منصور، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے بھائی خالد قدومی کو پورے پاکستان کی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی طرف سے تسلی دیتا ہوں کہ کل اخوان پاکستان معکم فی هذه الجهاد یا اخو الکریم. بارک اللہ فیک اخی معکم فی هذه الجهاد. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اب منصور، اب یہ بات تھوڑا سا میں ماضی کے پس منظر میں جاؤں گا فلسطین کے حوالے سے. جی جی. جو گفتگو، جو نیریٹو پورے انٹرنیشنل میڈیا میں ڈومیسٹک میں ہو رہی ہے، وہ صرف ہو رہی ہے اس حوالے سے اسرائیل کی ریاست کو کتنا حق دیا جائے، رہنے فلسطینیوں کو کتنا حق دیا جائے. سوال یہ ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے چھوٹا نہیں ہے جتنا اس کو بنا کر پیش کرا. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا تو کیا اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ تھا؟ نہیں. وہ کیا مقصد تھا جس کے تحت مسلمانوں نے بیت المقدس شریف کو فتح کیا اس وقت کیا ہے؟ پھر جب کئی 100 سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہی اور بیت المقدس کے اوپر جنگ ہوتی رہی اور پورے یورپ کے عیسائی آ کر بیت المقدس شریف پر قبضہ انہوں نے کر لیا، تو کیا وہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ تھا؟ جب اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور پوری مسلم دنیا بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے لیے لڑی اور ہم نے بیت المقدس شریف کو آزاد کرایا، تو کیا وہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ تھا؟ ہم نے تو، وہ تو عیسائی دنیا نے آ کے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا. مسلمانوں نے سیدنا عمر کے دور میں عیسائیوں سے بیت المقدس شریف کیا تھا، پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے بیت المقدس آزاد کرایا تھا. مسلمانوں کا روحانی مرکز بیت المقدس شریف ہے مسجد اقصی کی وجہ سے. ہمارا مرکز ہے قبلہ اول کی وجہ سے. ہمارا تیسرا حرم ہے وہاں. تو پاک مسلمانوں کے لیے بیت المقدس شریف کی اہمیت اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے کہیں بڑھ، اور ہمارے لیے اس حوالے سے جو اس وقت اسرائیل وہاں کر رہا ہے، جو نیریٹو کیا جا رہا ہے، جو بیان دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اور اس بیانیے کو ایک ایک کر کے جو مسلمان حکومتوں میں ان کے غدار بیٹھے ہوئے قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ اصل میں جانتے نہیں کہ بالآخر اپنے موت کے ڈیتھ وارنٹ پر یہ سائن کر رہے ہیں. اسرائیل اگر بنا ہے تو ایک آبجیکٹو کے لیے بنا ہے. وہ اس لیے نہیں بنا کہ جو اس وقت آج آپ کو نظر آ رہا ہے اسرائیل جو ویسٹ بینک اور غزہ رہ گیا، پر یہ اگر ان کو بھی بھڑک کر لے گا تو یہاں رک جائے گا. جھنڈے میں جو نیلی 2 لائنیں نظر آتی ہیں آپ کو، ایک اوپر ایک نیلے رنگ کی لکیر ہے، ایک نیچے نیلے رنگ کی لکیر ہے. یہ 2 دریا دکھاتے ہیں، دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک. یہ پورا خطہ اسرائیل اپنے اندر شامل کرے گا. زید حامد صاحب، سچویشن یقیناً جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. آج جو ہے وہ گفتگو کو یہیں سے آگے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت موجودہ جو معاہدہ ہوا ہے یو اے ای اور اسرائیل کے مابین، اور جس کی گونج جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت سنائی دے رہی ہے. خالد قدومی صاحب، رہنما حماس، ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد قدومی صاحب، یہ ایک جو اسٹریٹجک معاہدات ہیں، یہ عرب ورلڈ کے اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ فلسطینی عوام کے ساتھ اب کون کھڑا ہے؟ دیکھیے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، فلسطینی عوام کے ساتھ ہے، عوام ہے. ہم جو ہے نا کہ امید اللہ کے بعد میں ہمارے عواموں پہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مزید کے یہ آپ کا سوری، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام کے علاوہ آج بھی اس منصوبہ جو ریزسٹنس اسکول آف تھاٹ، انہوں نے کہ آج کہ اتنی آفیشیل لیول پر کہ کنٹریز کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا. کنٹری ترکی جیسا ہے، قطر جیسا ہے، ایران جیسا ہے، ملیشیا جیسا ہے.
दूसरी बात है, आज रेजिस्टेंस ने अपने फलस्तीनी अवाम को कन्विंस किया है कि जी ये जो रेजिस्टेंस है, एक हाथ में अपने क्लाशनकोव को नीचे नहीं रखेंगे और दूसरे हाथ में इनके मुफादात और इनकी जिंदगी को ख्याल रखेंगे। यानी आज हमारा कि आप देख लें गजा में है कि जो रेजिस्टेंस की हुकूमत है कि 2 मिलियन फलस्तीनियों का रोजी और रूटीन लाइफ को संभाल रहे हैं, और इसके साथ साथ के इसराइल का भी कॉन्फ्रंट भी कर रहे हैं। उधर देख ले हैं अल-कुद्स में है हमारा मुराबितीन व मुराबितात के जवानों का है, मेल्स और फीमेल्स है, यंगस्टर्स हमारे बेटियां हैं और बेटे हैं, मस्जिदुल अक्सा को हिफाजत करते हैं। और उसी नजरिया के तहत से कि हमने इस मस्जिदुल अक्सा इसको मशरिक और मगरिब को नहीं कहेंगे, फलस्तीन अल-कुद्स जो है ना सारे के सारे फलस्तीनियों का है। मगरबी किनारे में माफी चाहता हूँ कि ये आपका दोस्त मुझे नहीं आवाज आ रही है आपकी खालिद क़दूमी साहब। हाँ ठीक है ना, तो ये आपके वेस्ट बैंक में है। अगर आप देखते हैं कि जी वेस्ट बैंक में आज इजराइलियों ने 600 से जायद बैरियर सिक्योरिटी बैरियर्स रखा है जिंदगी को फलस्तीनियों का के इसको डिवाइडेड कर दिया है कि अपने मुआशी के माहौल से, यानी फॉर एग्जांपल कि आपके गांव के अंदर है कि एक दीवार है, इजरायली दीवार आता है जिसमें आप अपने स्कूल के लिए या वाटर रिसोर्स के लिए के 2 मिनट का भी नहीं लगता है पहुंचने के लिए। आज इस दीवार की वजह से आपको तो 2 घंटा लगता है ताकि आप उस दीवार के डिजिग्नेटेड गेट्स के थ्रू से आप दूसरे तरफ से जा सके। इसकी हिफाजत कौन कर रहे हैं आज इन अवामों का और इन एम्बिशंस का? वही मुकावमत, वही तहरीक मुजाहमत, वही रेजिस्टेंस जो इन्होंने अवामों को आज कन्विंस भी किया है कि जी कुछ ना कुछ है कि फलस्तीनियों के लिए कुछ किया। सिर्फ और सिर्फ बंदूक को चलाना नहीं, इन्होंने पॉलिटिकल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इन्होंने अपने रिलेशंस के दूसरे मुल्कों में देखा। आपने देखा है कि अभी कुछ महीने पहले कि कोरोना से पहले हमारा एक समिट हुआ था कि कुआलालंपुर में, जिसमें इमरान खान साहब भी और इसमें आपका अर्दोगान साहब भी है और तमीम साहब भी है और रूहानी साहब भी है। वो शिरकत करते हैं कि कोई लो लेवल में है, कोई हाई लेवल में है। इसके मतलब ये होता है कि आज सिर्फ और सिर्फ ठीक है, हम अल्लाह की बात है कि अवामों पे भरोसा रखते हैं और अवाम हमारे मसला को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ के ये भी कामयाबी है, ये भी अचीवमेंट्स के रेजिस्टेंस ने अचीव कर लिया है कि ये रिलेशंस ऑफिशियल लेवल भी लेके गया था, लेके जा रहे हैं। आज इस मुआहदे के जो ट्रिनिटी के अंदर है, मुत्तहिदा अरब इमारात, इसराइल और अमेरिका, सिर्फ अवाम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि काफी ऑफिशियल लोगों को, ऑफिशियल गवर्नमेंट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। और फलस्तीन के अंदर डॉक्टर साहब एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि OIC का जो कॉन्सेप्ट था वो दम तोड़ता जा रहा है। मुसलमान जो वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता जा रहा है। भाईजान, OIC ने कश्मीर के लिए क्या किया आज तक? OIC के अलावा कहने से कि OIC से क्या निकला? वो सिर्फ वही के कंडेमनेशन लेटर को दराज से निकाल के हर साल को इसको अपडेट करते हैं। हमें सच्ची बात है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, आज हमारे अवाम इन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आप देखें यूनाइटेड नेशन वालों का, आज इसराइल इस मुआहदे की तहत से अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशंस को वायोलेट कर रहे हैं। इसके बावजूद जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन को वेलकम कर रहे हैं इस मुआहदे को, जबकि इन्होंने वो कहा 2 स्टेट सोल्यूशन। हालांकि कि हम कोई 2 स्टेट को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, इसराइल का कोई राइट नहीं है फलस्तीन के ऊपर, लेकिन चले यूनाइटेड नेशन वालों ने कहा था 2 स्टेट सोल्यूशन।
इस मुआहदे ने इस टू स्टेट सोल्यूशन और कई सैकड़ों रेजोल्यूशंस को करारदादे जो पास हुए थे कि अक़वाम मुत्तहिदा से इस मुआहदे ने इसको वायलेट करते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि अभी 3 महीना रह गया है अमेरिकन इलेक्शन के लिए। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब के पास कोई उम्मीद नहीं है जीतने का, कोई ऐसे फाइल नहीं है, कोई ऐसे डोसिये नहीं है कि जो अपने ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए पेश करना इस मुआहदे में। तो इन्होंने इस जरिया से, इस रिलेशन से, जो इमारात के जरिया से ये इन्होंने के फाइल को और डोसिये को पेश करना कि अपना ज़ायनिस्ट लॉबी, ताकि वो डॉक्टर साहब आप साथ ही रहिएगा। ज़ैद आमिर साहब से जानने की कोशिश करें। ज़ैद आमिर साहब, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस तमाम सूरत हाल में? कोलालमपुर समिट की बात की गई। कोलालमपुर समिट का आपको पता है कि किस तरीके से लास्ट मूवमेंट में जो है वो पाकिस्तान को विड्रॉ होना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान को आप देखिए कि उसके बाद से आज वो स्क्रीन से गायब है। मतलब पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? देखिए मंसूर, हमारी पोजीशन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने, लियाकत अली खान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी। और उस वक्त से लेकर आज तक सूरत हाल तब्दील नहीं हुई बल्कि खराबतर होती जा रही है। कायद आज़म ने इसराइल को कहा था इट्स अ डैगर इन द हार्ट ऑफ द मुस्लिम। लियाकत अली खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पूरा इसराइल इनके पास आया, अरबों डॉलर इनको ऑफर किए गए। उस वक्त के पाकिस्तान को जो गुर्बत का मारा था, उसको कहा गया कि हम आपकी मईशत दुरुस्त कर देंगे, आप इसराइल को तस्लीम कर लें। लियाकत अली खान का मशहूर जवाब था, जेंटलमैन, आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, हमारी रूह बिकने के लिए नहीं। अल्लामा इकबाल ने यहां तक फरमाया कि मैं इस मकसद के लिए जेल जाने को तैयार हूं कि अगर इसराइल का कयाम वजूद में लाया गया तो इसकी मज़ाहमत की, यानी उनका ये कि मैं इतनी मज़ाहमत करूंगा कि मैं जेल जाने को तैयार हूं कि मैं एक वेस्टर्न बेस एट द गेट ऑफ द ईस्ट, इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्तेमारी ताकतों का एक किला जो मशरक के दरवाजे पे, मशरक के दरवाजे पे लाकर खड़ा कर दिया जाए। ये हमारे बुजुर्ग देख चुके हैं। ज़ैद आमिर साहब, आज का पाकिस्तान आपके ख्याल में मुतामिल हो सकता है इस तमाम तर जो स्टांस पहले लिए गए उसके मुकाबले आने के? देखिए, पाकिस्तान 73 बरस का हो गया अल्लाह के फजल से, और हमको इसराइल की कोई हाजत नहीं है। और 73 बरस में हम इसराइल से भी उतनी ही जंगें लड़ चुके हैं जितनी हमने भारत से लड़ी है। क्या आपको अजीब सी बात लगेगी? 1967, 1974 की जंगों में पाक फौज थी, पाकिस्तानी एयर डिफेंस थी, हमारी फजाइया थी जो इन अरब ममालिक की तरफ से इसराइल के खिलाफ लड़ी। दुनिया में वाहिद मुसलमान एयरफोर्स है पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसने इसराइली जहाज एयर टू एयर कॉम्बैट में मारकर गिराए हुए हैं। आज भी इसराइली पायलट की वर्दियां हमारे पीएफ के म्यूजियम में सजी हुई है। इसराइल कई दफा कबूता पे और हमारे एटमी प्रोग्रामों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान पर आ चुका है, और पाक फजाइया उसके मुकाबले पर ऊपर उठ चुकी है। ज़ैद आमिर साहब, यहाँ तो इस वक्त दुनिया जो है वो तकसीम हो रही है। पाकिस्तान कल तक जो है वो इसी जो है वो मिडल ईस्ट ब्लॉक के साथ अमेरिका के साथ शामिल था, आज कहाँ खड़ा होगा? कोलालमपुर समिट से आप विड्रॉ करके आए थे। वही हम अर्ज कर रहे हैं कि दुनिया बहुत तेजी से अब नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए ताकत के तवाज़ुन दोबारा बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अब वो पुराना वाला पाकिस्तान नहीं है। अब चीन एक आलमी ताकत के तौर पर सामने आया है, अब तुर्की एक बहुत बड़ी आलमी ताकत के तौर पर सामने आया है मुस्लिम दुनिया में। जो जगह पहले सऊदी अरब के पास थी और गल्फ के अरबों के पास थी, अब वो जगह आलमी। कल के मुआहदे के बाद तुर्की का स्टांस तो बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तान का स्टांस वाज़ेह नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या हम 2 कश्तियों का सवार हो सकते हैं? आज देखिए, आप यहाँ पर हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम पाकिस्तानी कभी भी हमने अपने जोग्राफिया और अपनी फौजी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम समझते हैं कि सऊदी अरब के आगे हमें झुक के रहना है क्योंकि पैसा उनके पास ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब हमारे आगे हमेशा झुक के रहता है क्योंकि उनके पास दिफाई ताकत नहीं है। वो हमेशा पाकिस्तान की जानिब देखते हैं अपने दिफा के लिए। वो मर्जी कर ले, किसी अरब मुल्क की फौज को सऊदी अरब अपने अंदर बुलाकर नहीं बिठाएगा सऊदी अरब की हिफाजत के लिए। वो सिर्फ पाकिस्तान पर एतबार करते हैं। और दूसरी जानिब अमेरिका है जो ट्रंप इन्हें कहता है कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो सऊदी अरबिया की हुकूमत 1 हफ्ता नहीं रुकेगी, और बिल्कुल सही कहते हैं। तो अगर अमेरिकन जो इस वक्त ट्रंप के बारे में हो रहा है, तो ट्रंप रहेगा नहीं रहेगा, जो इस वक्त ये अमेरिका पूरी अरब दुनिया के साथ जिस तरह ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर ये कोई अरब रेजिस्ट करेगा इनको तो ये अरब सल्तनतें खत्म हो जाएंगी। सऊदी अरब तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है इस वक्त। वो सऊदी अरब नहीं है जो पहले था। हज और उम्रा बंद करने के बाद इन्होंने अपनी पूरी मकामी हज मईशत को तबाह कर दिया है। इनकी तेल की कीमतें तबाह होने के बाद इनका पूरा आराम को अपनी 50% कीमत लूज कर चुका है। इनके पास वसाइल नहीं है।
اگلے چند ماہ میں بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے سعودی عربیہ. لاکھوں پاکستانیوں کو تنخواہیں ویسے ہی نہیں مل رہی سعودی عرب میں. تمام مکہ اور مدینہ کے گرد ہزاروں ہوٹل خالی پڑے ہوئے. اس وقت یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے تھا جب تیل کی طاقت تھی, حاجی چل رہے تھے اور سعودی عرب دنیا کا طاقتور ترین امیر ترین ملک تھا. اب وہ دور نہیں ہے. اب ہم سختی کر سکتے ہیں ان کے اوپر, اور ہمارا وزارت خارجہ کیوں ڈلیور نہیں کر رہا, یہ بات میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں. اور آج شیریں مزاری کا بیان بھی کوئی مجھے پڑھا رہا تھا کہ شیریں مزاری نے بیان دیا ہے اپنے ہی وزیر خارجہ کے خلاف کہ اگر یہ وزیر خارجہ کام کرنے دیتا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت بہتر ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے انڈیا کے خلاف کشمیر کے معاملے میں ہتھیار ڈال دیے, یہ کہہ کر کے جنگ کوئی آپشن نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. زیادہ عامر صاحب کی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. اس خطے کی ہو یا مڈل ایسٹ کی بات کر لی جائے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اس وقت مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے. ڈاکٹر خالد قدومی ترجمان حماس ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا فرمائیے گا اب اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک رائے تو بڑی واضح ہے کہ اس وقت یہ جو معاہدہ ہے کل کا, یہ مزید تقویت دے گا, مزید دیگر عرب ممالک جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے. جو ایک تحرک ہے وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیے, اس کو آپ لاجیکلی اور آبجیکٹیولی دیکھنا. ابھی تقریباً اسرائیل 1948 سے لے کر آج تک, بلکہ میں کہوں گا کہ برٹش مینڈیٹ کے دور سے 1918 سے لے کر آج تک اتنی سپر پاور دنیا میں, آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے, نہ ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورس ہے, نہ کوئی پیٹرول ہے, نہ کوئی چیز ہے. ایوری تھنگ, ہر چیز ان کو امریکہ سے فراہم کیا جاتا ہے. اس کو یورپ اس کے سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ یونائٹڈ نیشن میں 45 مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا ہے کہ اسرائیل کے حق میں ہے. آج مجھے بتا دیں اسرائیل کا کتنا لیجیٹیمیسی ہے دنیا میں, اور کتنی لیجیٹیمیسی ہے کہ 100 ایئرز کے بعد اس میں یہ واضح ہوتا ہے یہ شارٹ شیلف آئٹم ہے, اور یہ جتنا مرضی رہتا ہے کہ یہ ایک مشروم کی طرح, فنگس کی طرح ہے. یہ صرف اندھیرا میں ہے اور لوگوں کے خون کے اوپر جیتا ہے. آخر میں کہ یہ ختم ہو جانا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جنہوں نے یہ فارمولا کو نہیں سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ کسی حد تک تو آپ کی جو تحریک تھی, آپ کی تحریک ہو, حزب اللہ ہو, دیگر جو تحریکیں ہیں, اس کے لیے ایک کاری ضرب کی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نقصان پہنچاتی ہے آپ کی جو موومنٹ تھی اس کو. تو آف کورس آپ جب جنگ لڑتے ہیں تو آپ شہیدوں کا اور قربانیوں کے علاوہ آپ کا کون سا راستہ ہے؟ آپ کا یہ اتنی قربانی دینا ہے کہ اتنی مقدس مسئلہ کے لیے ہے کہ یہ فرض ہوتا ہے. بھائی وی آر دا آنر آف دا لینڈ. ہم لوگ جو ہے نا کہ جس کو کہلاتے کہ لیگل کسٹوڈین آف دا لینڈ, ہم لوگ ہسٹوریکلی اسپیکنگ وی آر آن آور اون لینڈ. ہمیں کوئی کھونے کا کوئی چیز نہیں رہ گیا. دنیا جہاں مرضی کھڑے ہو جائے, ہم فلسطینی طور پہ آج آپ دیکھ لیں یورپین دوست ہمارے بھی ہے جو نیشنز میں سے, جو عواموں سے ہے. آج ان سے پوچھے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں کہ کیا مسئلہ اور کس پہلو سے دیکھتے ہیں. عدل و انصاف سے ان کو آج میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, اور آپ کا آڈینس کے لیے یہ بہت واضح ہے, یہ جذباتی ہونا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل آج ایک مورل بوجھ ہے یورپ کے سسٹم اور امریکن نیشن کے سسٹم کے اوپر ہے. انہوں نے اس انلیگل کریچر کو اس دنیا میں لایا ہے تاکہ وہ اپنا ویسٹرن مفادات کو ہمارا مسلم کنٹریز میں, ہمارا دنیا اسلام میں کہ اس کو نافذ کرنا ہے. اور ہم لوگ فلسطینی طور پہ اپنے آپ کو رکھا ہے کہ اسپیئر ہیڈ اس پروجیکٹ کے خلاف ہم جد و جہد کریں گے. ہم اپنی امت کو ڈیفینڈ کریں گے, کیونکہ ابھی آپ کے لیے بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ جس طرح کے آپ کے مہمان کے بہت بیوٹیفل طریقے سے آپ کو بتایا ہے کہ سافٹ
पावर के जरिया से इसराइल जिस तरह अपने जासूसों को भेजते हैं, इसराइल आपके नेबर में उनके ताल्लुकात भी मजबूत होता कि आपके खिलाफ है। यानी कि ये मतलब कि आप लोग जो कुछ लोग समझते हैं कि जी इसराइली के साथ कोई ताल्लुक रखने के लिए कि जी पाकिस्तान के ऊपर या दीगर ममालिक के ऊपर कोई सख्तियां कम हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो मिस्र के ऊपर क्यों नहीं हुआ, जॉर्डन के ऊपर क्यों नहीं हुआ, बाकी ममालिक के ऊपर उनके क्यों नहीं हुआ? ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है कि 1988 से लेकर आज तक कोल्ड वॉर के बाद, उसका मेन टारगेट ये इसराइल एक एडवांस पोस्ट है, एक आगे किस्म का महाज है मगरिबी तहजीब के लिए, ताकि मुसलमानों को काबू करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हम लोग जो मर्जी कुर्बानी दे रहे हैं, ये फर्ज है हमारा, और जो मर्जी हमारा अवाम करना है, दुनिया ने करना है, हमारा अवाम इस फॉर्मूला में कायम रहेंगे कि हम यानी आखिरी तक, आखिरी नफस तक, आखिरी सांस तक हम जिद्दोजहद करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया साबिर अभी मरियम ने, सेक्रेटरी जनरल है फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के। साबिर, कैसे देखते हैं इस वक्त मुसलमानों का रिएक्शन? यकीनन पूरी दुनिया में एक वैक्यूम मौजूद है, हुक्मरानों का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मंसूर भाई ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर खालिद साहब ने बातें की हैं, मैं उनको स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, और ये कहता हूँ कि जो एक वाक़या अभी सामने आया है कि जो अरब इसराइल जो ताल्लुकात के हवाले से है कि अरब अमारात और इसराइल ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सफारती ताल्लुकात का, मैं समझता हूँ कि जहाँ पहले वो टेबल के नीचे ये काम करते थे, अब उन्होंने टेबल के फ्रंट पर आकर अब उन्होंने इस काम को करना अंजाम दिया है। और ये सब कुछ डील ऑफ द सेंचुरी के अंदर जो है वो पहले से उन्होंने तय कर रखा था और इसको कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर सबसे ज्यादा ये है कि दुनिया के जो ममालिक है, खासतौर पर मुसलमान ममालिक जो अपने आप को बाज़मीर समझते हैं या ये कहते हैं कि हमें फलस्तीनियों के साथ देना चाहिए, उन हुकूमतों ने भी वो वाला रिएक्शन नहीं दिया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी आपके प्रोग्राम से ये अपील करता हूँ कि जो वजारत खारजा ने एक बहुत ही दबा और सहमा हुआ था जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मैं समझता हूँ कि उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है और वही मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम पाकिस्तान से पहले अपनाया था और क़याम पाकिस्तान के बाद अपनाया था। वही सुनहरे उसूल आज भी पाकिस्तान के होने चाहिए, वही सुनहरे उसूल जो अल्लामा इकबाल के हैं, जो कायद-ए-आज़म के हैं, वो आज भी हम अडॉप्ट करने चाहिए और पाकिस्तान को कम अज कम खुलकर ये कहना चाहिए कि ये जो तरीकाकार है, ये जो इस तरह से हो रहा है, इससे कोई खिलने में ठीक नहीं आएगा। इसराइल आप देखें कि इसराइल कहाँ पर गया है, इसराइल जहाँ पर भी जिस खित्ते में उसका वजूद है, उसके वजूद में आने के बाद से आज तक 72 ईयर्स में आपने देखा कि पीस की कोई बात हुई है, कहीं पर कोई अमन हुआ हो। साबिर सूरत हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, अगर सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसी किस्म के प्रेशर्स पाकिस्तान पे भी जो है वो मुस्तकिल जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, चाहे वो फटाफ की सूरत में हो या दीगर जो है वो डू मोर की सूरत में प्रेशर्स हो, ये डेवलप किए जा रहे हैं पाकिस्तान पे। देखें, यही वो मसला है कि जो हम अपनी अहमियत को नहीं समझ पा रहे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो दुनिया के दूसरे मुल्कों से मुनफरिद है। पाकिस्तान बिलाखिर एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान की अफवाज बहुत ही काबिल सलाहियत, बहुत ही जिसको कहते हैं ताकतवर अफवाज में शुमार होती है। इन इसराइलियों ने पहले क्या किया, इन्होंने जो अरब ममालिक की हमारी जो अफवाज थी, जो ताकतवर थी, उनको किस तरह से कमजोर किया। आज उनकी नजरें हमारी अफवाज के ऊपर हैं, आज उनकी नजरें हमारे एटमी असासों के ऊपर हैं। तो हम क्यों कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं? हम क्यों दिफाई पोजीशन के अंदर है? बिल्कुल क्यों नहीं कहते कि जो हम क्यों ये नहीं कहते कि जो कायद-ए-आज़म ने कहा था हम वही बात करते हैं। ज़ैद हामिद साहब, क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है इस वक्त, या मतलब हम सऊदीया के साथ जाएंगे या हमें अब जाना पड़ेगा कोलालमपुर समिट की तरफ, तुर्की की तरफ, ईरान की तरफ, मलेशिया की तरफ? देखिए, बात ये है, बिल्कुल वाज़े आपको जो चीज नजर आ रही है कि आने वाले वक्तों में जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान का तुर्की के साथ और चीन के साथ। अरब ममालिक से आप दोस्ती रखिए, लेकिन उनसे डिक्टेशन लेने की हमें क्या जरूरत है? पर वो हमेशा माजी में ये होता रहा है कि हमारे बड़े बड़े दुश्मनों की हिमायत करते हुए जब भी इसराइल ने, अमेरिका ने, इंडिया ने कोई काम पाकिस्तान से करवाना हो तो वो सऊदी अरब पर दबाव डालते थे और सऊदी अरब पाकिस्तान से काम करवा लिया करता था। अब वो वक्त गुजर गया है।
सऊदी अरब में अगर हमारे 20 लाख लोग काम करते हैं और सऊदी अरब ये थ्रेट करता है कि उनको वहां से निकाल देगा, तो फिर हमको भी सख्त डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। हमें सऊदियों से कहना पड़ेगा कि हम आपको सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं देंगे, आपकी प्रोटेक्शन और डिफेंस की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। और सऊदियों के पास और कौन सा ऑप्शन है सिवाय अमेरिकन के इसके बाद? और अमेरिकन से उनका खून चूस चुके हैं, सऊदी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। हमको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। ज़ैद आमिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, साबिर अबू मरियम आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन करा था। खुसूसी शुक्रिया डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब का, तर्जुमान अम्मास का, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल यकीनन जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इसी किस्म के प्रेशर दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक पर डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर किसी रियासत को अपने तशक्कुस को बरकरार रखना है तो यकीनन उसको अपनी बुनियादी असास को आगे लेके चलना पड़ेगा, जिसके साथ ना सिर्फ उस रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी जो है यही एक वाहिद रास्ता है। इसके साथ साथ मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।